नेक्स्ट टॉपिक है आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस। यानी जो आपका आर्किटेक्चर है वो कैसा बनाया है, इनकी बेस क्या है इसको बनाने का, डीबीएमएस को कैसे इसको बनाया हुआ है, किस आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है, मतलब कि हम उसका यूज करते हैं तो कैसे उसके व्यू हैं, ये सारे आपके आर्किटेक्चर में आते हैं। ठीक है ना। यानी कि एक मैनर्स है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि डाटाबेस आप डिफरेंट लेयर पे कैसे देखते हो, वो डिपेंड करता है आपके आर्किटेक्चर। ठीक है। तो इसके तीन पार्ट्स हैं। पहला पार्ट्स है एक्सटर्नल व्यू। वैसे जो हमने कल पढ़ा था ये उसी से जी मिलता जुलता है। स्कीमा से। हाँ, स्कीमा से, सही बात। तो एक्सटर्नल व्यू क्या होता है, जो आपका यूजर व्यू है ना, वो एक्सटर्नल व्यू है। ठीक है ना। यानी कि जैसे आपने कल फॉर्म फिल कर रहे थे तो वो आपके लिए एक्सटर्नल व्यू था, एक्सटर्नल जी लेवल था हमारे लिए उस किसका, उनकी जो वेबसाइट है या जो सॉफ्टवेयर है जो हम यूज करते हैं फॉर्म को फिल करने के लिए। ठीक है ना। वो आप एक्सटर्नल यूजर हो तो वो हमारे लिए एक्सटर्नल था कि हम, वो हमें सिर्फ दिखाई देता है, हमें नहीं पता उन्होंने कौन से डाटाबेस यूज किया हो उसके लिए, कौन सी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज की हो है उस फॉर्म को डेवलप करने के लिए, बट हमें दिख रहा है, हमसे वो वैल्यू मांगता है, हम उसमें फिल करते हैं, फोटो वगैरह अपलोड करते हैं, जो भी होता है, और उसको अपलोड कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका जी एक्सटर्नल व्यू है। तो इसी में अगर हम देखें तो अगर हम एक डाटाबेस की बात करें, जब हम काम करते हैं तो हम टेबल के बेस पर डाटा को चेक कर सकते हैं अगर देखना पड़ जाए, है ना। आपने जैसे पहले भी देखा होगा कि जो एक यूजर है उसको हम डाटाबेस में जब उसका डाटा चेक करते हैं तो वो टेबल की फॉर्म में होता है, या एक नाम होता है व्यू, व्यूज। व्यूज भी आप टेबल का बना सकते हो। उसमें टेबल में, एक्चुअल टेबल में क्या डिफरेंस है कि जो आपकी एग्जैक्ट जो टेबल है, मान लो प्राइमरी टेबल जिसमें आपने सारा डाटा बनाया हुआ है, और एक व्यू आप उसके बेस पर क्रिएट करते हो, तो आज उसमें कुछ पॉइंट स्किप कर सकते हो। मान लो आप ये नहीं चाहते कि यूजर को हर टाइप का डाटा शो किया जाए, मान लो सैलरी है, हम नहीं चाहते कि हर एक बंदा दूसरे की सैलरी देखे, तो हम सैलरी वाला पॉइंट हाइड कर सकते हैं उसमें। ठीक है ना। व्यू के अंदर भी टेबल में सैलरी है, अगर मैं टेबल को चेक कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, तो मुझे सबकी सैलरी पता चल जाएगी। बट उन्होंने मुझे टेबल नहीं, एक व्यू बना के दे दिया कि आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस व्यू से चेक कर लो। ठीक है ना। तो व्यू इसलिए बनाया जाता है, वो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है कि आपने किस पर्पज के लिए व्यू बनाना है, कि किस लेवल तक आप चाहते हो कि यूजर आपका डाटा को चेक कर पाए। दूसरा होता है लॉजिकल व्यू। ये जो कल हमने जैसे कॉन्सेप्ट की बात की थी, इसको आप कॉन्सेप्चुअल भी कह सकते हो और लॉजिकल भी कह सकते हो, दोनों बात होती है ना। ये हमारे आर्किटेक्चर से रिलेटेड वो लेवल है जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि किस लेवल तक, मतलब कैसे हमने एक लॉजिक लगाया गया है उसको डेवलप करने के लिए। ठीक है ना। जैसे कल मैंने एग्जांपल दिया था कि आपके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कैसे एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, वो कैसे एक दूसरे पे डिपेंड होंगे, तो उसमें हमने रोल नंबर एक ऐसा पॉइंट सिलेक्ट कर लिया था, है ना। तो जी एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग हम कोई लॉजिक, कोई कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हैं। ठीक है ना। कि जो हम एट्रीब्यूट्स यूज करेंगे उनकी वैल्यू आप ऐड करोगे, तो उसके लिए आप एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हो। ये जैसे छोटा सा एग्जांपल है, अब आपने की जो प्रिंसिपल अमाउंट है बैंक में, तो उसके लिए जब उसको निकालेंगे तो उसके लिए फार्मूला हेल्प किया जाएगा, है ना, वो इंटरेस्ट निकालने का होगा। तो वो क्या है, एक जी लॉजिकल व्यू है। तो यूजर को उसका पता नहीं होता ना, जो बंदा उस पर काम कर रहा है उसको पता, वो प्रिंसिपल अमाउंट डालेगा, टाइम डाल देगा, आपको कितना रेट दिया जा रहा है, इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है वो डाल देगा, तो आपको उसका जो टोटल है वो मिल जाएगा। ठीक है ना। और इसमें एक बात और होती है, ये किसी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर पे डिपेंड नहीं करता लॉजिकल व्यू।
क्योंकि कंसेप्ट तो कंसेप्ट होता है, आप किसी भी हार्डवेयर पे किसी भी सॉफ्टवेयर पे कैसे भी डेवलप कर सकते हो, ठीक है ना। जी मतलब आपने मैंने इंटरेस्ट वाला बताया था, अब इंटरेस्ट वाले के लिए थोड़ी ना है कि हम डाटाबेस पर यूज कर सकते हो, आप किसी पे भी यूज कर सकते हो, डिफरेंट डाटा टाइप पे भी कर सकते हो। सिंपल आप अगर हम वैसे निकालना चाहिए एक्सेल में निकाल सकते हैं, चाहे है तो वैल्यू तो वही आएगी ना सभी में, जो हम जी पैरामीटर पास करेंगे उसके बेस पे। और ना उसको हार्डवेयर से कोई लेना देना कि उसके लिए इतनी रैम चाहिए, इस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, वो इंडिपेंडेंट होता है। कंसेप्चुअल व्यू ऐसा है कि जो हमेशा इंडिपेंडेंट काम करता है, इंटरनल है जैसे थर्ड पॉइंट, तो वो है ही हार्डवेयर से रिलेटेड है ना। तो हम ये कह सकते हैं उसके लिए जी हार्डवेयर मैटर करता है कि आपको आपके डाटाबेस के अकॉर्डिंग किस लेवल का हार्डवेयर की जरूरत है ना। तो इसमें आप कुछ भी एग्जांपल दे सकते हो, हार्ड डिस्क हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी, टेप ड्राइव, ये हो अलग अलग पॉलिसी फॉलो की जाती है, अलग अलग फिजिकल स्टोरेज डिवाइस यूज करते हैं लोग, है ना। जिनके बेस पर आप डाटा को स्टोर कर सकते हो, यानी कि इंटरनल व्यू कौन सा होगा, जहाँ हमारा एग्जैक्ट डाटा स्टोर है, वो पॉइंट जिसका हमें पता ही नहीं, बट हमारा डाटा वहीं पर स्टोर है, वो इंटरनल व्यू। ठीक है। आगे बच्चे हैं अपना डाटा इंडिपेंडेंस। ये भी अच्छा, जो मैंने आर्किटेक्चर बताया ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ये डाटा इंडिपेंडेंस भी अच्छा क्वेश्चन है। तो डाटा इंडिपेंडेंस का मतलब है कि जो आपका मतलब कि प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, वो डाटा उस पर डिपेंड नहीं करता, मतलब दोनों अलग अलग चीज है। सेपरेशन ऑफ डाटा फ्रॉम प्रोग्राम, दैट यूज द डाटा, मतलब जो आपका हम एंट्री करते हैं उसको सॉफ्टवेयर से कोई लेना देना नहीं है, वो सॉफ्टवेयर पे डिपेंड नहीं करता। तो उसके लिए वो किस वे में हम स्पेसिफाई करें, देखो तो आप हमारा डाटा दो वे में होता है। एक तो हम जो फिजिकल वे में स्टोर करते हैं, है ना, कि कहीं ना कहीं जाके स्टोर होता है, और एक होता है लॉजिकल वे में, जो वैल्यू हम एंटर करते हैं। तो जो हमारा लॉजिकल होता है डाटा, वो क्या होता है हमेशा मतलब कि जैसे मान लो अ, मैंने आपको कोई लॉजिक लगाया हुआ है, आपने उठा के उसको चेंज कर दिया, तो जो चेंज होता है ना वो हमेशा इंडिपेंडेंट है किससे, आपके एक्सटर्नल जो एक्सटर्नल व्यू है, जैसे ये एक्सटर्नल स्कीमा कह सकते हो उससे, ठीक है। यानी कि जो कंसेप्चुअल या लॉजिकल है डाटा इंडिपेंडेंस, वो इंडिपेंडेंट रहता है कि उसको किसी से लेना देना नहीं है, एक्सटर्नल व्यू आपका कैसा है, आपका हार्डवेयर पार्ट्स कैसे हैं, ठीक है ना। वो तो लॉजिक है, आप कभी भी कैसे भी चेंज कर सकते हो। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो क्या है, लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। एक इसके बारे में बताता है हमें, इस वाले पोर्शन के बारे में, कि हम जो कॉन्सेप्चुअल डेवलप करते हैं वो ना हमारे एक्सटर्नल व्यू पे डिपेंड करता, ना हमारे इंटरनल व्यू पे डिपेंड करता, आप उसको कभी भी कैसे भी चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। अगर हमारा डाटा इस चीज को सपोर्ट कर रहा है कि हम कंसेप्चुअल व्यू को कभी भी चेंज कर पाए, तो हमारा सिस्टम लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करता है। दूसरा होता है फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस क्या कहता है कि अगर आप फिजिकल को चेंज करते हो विदाउट इफेक्टिंग द लॉजिकल डाटा, तो हमारा सिस्टम फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करता है। अब ऐसा नहीं है ना कि आपने हार्ड डिस्क 1 टेराबाइट की थी, अगर 2 टेराबाइट की लगाई थी तो हमारा कॉन्सेप्चुअल व्यू है उस पर इफेक्ट आएगा, ऐसा नहीं होता ना। व्यू तो एक स्टोरेज डिवाइस है, आप उसको कभी भी अपग्रेड कर सकते हो। तो उसका आपके जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया हुआ है आपने, उसके बेस पर आपकी वैल्यू स्टोर होती है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए।
अगर ये केस होता है तो हमारा फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करता है। आप ये कह सकते हो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये इससे इफेक्टेड नहीं होएगा, ठीक है ना। जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये इससे इफेक्टेड नहीं होएगा, ठीक है। मतलब हम जब दोनों की बात कर रहे हैं तो ऊपर वाले से रिलेट करके बताना है आपने, आप ऐसे याद रख सकते हो कि अगर हम लॉजिकल या कॉन्सेप्चुअल की बात कर रहे हैं तो एक्शन लेवल पे डिपेंड नहीं करता, जब आप उसको अल्टर करते हो उसमें कोई चेंजेस करते हो। जब आप इंटरनल की बात करते हैं उसमें कोई चेंजेस किए जाते हैं तो वो आपके जो लॉजिकल है उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता। ये कई बार डिफरेंस आ जाता है, इसके 3-4 पॉइंट ऐसे ही लिखे हुए हैं, यही कि ये कैसे डिपेंड करता है और कैसे इसमें डाटा रिट्रीव कर सकते हो आप, कॉन्सेप्ट का क्या इफेक्ट है, इंटरनल स्कीमा या कॉन्सेप्चुअल स्कीमा कह सकते हो उसका क्या इफेक्ट। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ डीबीएमएस। सर आज स्क्रीन बंद ही रखनी है? अच्छा, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की क्या? नहीं सर। कोई बात नहीं, कर देता। मेरे ध्यान में रहा, मैं तो मुझे तो ये था कि मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है। नहीं सर। नहीं नहीं, स्क्रीन तो शेयर करनी पड़ती है ना, तभी तो कुछ समझ रहे हो दिखेगा। आगे कंपोनेंट्स ऑफ डीबीएमएस। कंपोनेंट्स में क्या होता है कि आपका जो डाटाबेस बनाया गया है, कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनके बेस पर हम उसको डेवलप करते हैं, और वो यूजर और डीबीएमएस के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है डाटाबेस के बीच में, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपना कंप्यूटर ऑन करना है तो मैं जो स्विच है पावर वाला, जब उस पर क्लिक करूंगा तभी तो वो ऑन होएगा। तो वो जो स्विच है मेरे और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है। एक
तो कंपोनेंट्स यानी कि हम जो डाटाबेस से कनेक्टिविटी बनाते हैं, कैसे उसके ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनके बेस पर हम मतलब कि डाटाबेस तैयार करते हैं, डीबीएमएस तैयार करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपके पास डाटा होना चाहिए, तभी हम डाटा बेस बना पाएंगे, है ना। भी आपके पास अगर कोई इंफॉर्मेशन एंटर करने के लिए एक सिस्टम पे, तो ही आप डाटाबेस जनरेट कर सकते हो ना, ठीक है ना। जी दूसरा हार्डवेयर है। अब हार्डवेयर में आपको किस लेवल तक के कौन से कंप्यूटर चाहिए, उसमें स्टोरेज डिवाइस कितना होना चाहिए, उसकी रैम क्या, ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए, वो आपके हार्डवेयर। आ गया सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि आपका डाटा जो आप स्टोर करोगे, तो उसके लिए एक तो हमारे पास होना चाहिए ना डीबीएमएस। दूसरा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, ये भी सॉफ्टवेयर में आ जाता है, ओएस बोलते हैं। तो ये अलग अलग हो सकते हैं डीबीएमएस, कोई ओरेकल को फॉलो करता है, कोई डीबी2 को फॉलो करता है, कोई एसक्यूएल को फॉलो करता है, और ऐसे ही कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, लेकिन होगा तो जरूर, तभी हम उसको यूज कर पाएंगे, तभी हमारा सिस्टम चलेगा, तभी वो ऑन होगा, ठीक है ना। अच्छा, डाटा भी ना, इसके भी टाइप्स होते हैं। एक यूजर डाटा हो सकता है। यूजर डाटा होता है जो एक यूजर एंटर करता है, ठीक है ना। मतलब कि जो टेबल है, टेबल के अंदर का डाटा है ना, उसको हम यूजर डाटा बोलते हैं, क्योंकि वो यूजर ने एंटर किया होता है। जैसे कल मैंने एक टेबल बना के आपको सिंपल दिखाई थी, तो उसमें जो हम डाटा एंटर करते हैं ना, वो यूजर डाटा है, हमने उसके बारे में डाटा डाला था। एक कल हमने मेटा डाटा की बात की थी, आपके ध्यान में हो? वो क्या होता है, जी डाटा अबाउट डाटा, डाटा अबाउट डाटा, ठीक है ना। तो ये भी एक डाटा का टाइप है कि हमारे पास मेटा डाटा भी होता है उसमें, और एक यूजर का डाटा होता है। यूजर का डाटा यूजर खुद एंटर करेगा, मेटा डाटा ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। वो किसके बारे में, डाटा के बारे में डाटा होता है कि किस टाइप का आप डाटा एंटर कर रहे हो, आप स्ट्रक्चर क्या है उस डाटा का, ठीक है ना। ड्राइव करता है हमारे डाटा के बारे में। सॉफ्टवेयर हो गए, और आगे है यूजर्स। यूजर्स की कल हमने बात की थी, ये तो करा दिया ना मैंने, ये परसों कंपोनेंट्स नहीं का। करवाए थे सर। नहीं, यूजर्स तो करवा दिए ना। जी यूजर्स करवा दिए थे। बस वो यूजर है कि जो लोग उस पे काम कर सकते हैं, अलग अलग वो हो सकता है। मान लो कोई सिंपल एक क्लरिकल टाइप का बंदा भी हो सकता है, कोई प्रोग्रामर भी हो जी सकता है, उसको एप्लीकेशन यूजर बोलते हैं, है ना। डीबीए हो सर सकता जो है। डाटाबेस है ये सीएमडी पे पॉसिबल है? किस पे? जो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट हो गया उसके थ्रू हम जैसे जनरेट कर सकते हैं ये टेबल डाटाबेस वगैरह? नहीं नहीं, वो आपको वो चाहिए ना उसके लिए, कोई भी ओरेकल हो या एसक्यूएल सर्वर हो, इस टाइप से कुछ भी, ठीक फिर है उसमें आप कमांड चलाओगे उसके इंटरफेस में। ठीक है। पहले आपने किया होगा ना, जैसे टेबल बनाई थी, तो जो जी टेबल जी आप बनाते। हडूप पे बनाई थी। जी माई एसक्यूएल पे वो तो सिंपल हाँ सी थी। हाँ, बस वही है, उसी के बेस पर आप, आगे बहुत कुछ होता है इसमें, लेवल्स के अकॉर्डिंग, चलो जो भी जैसे भी होता है, ठीक। वो तो चाहिए आपको, वो तो मैंडेटरी है, उसी की तो बात कर रहे हैं ना अपन। ये जो मैंने लिखा है जी सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम तो देखो होता ही होता है। अब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आपका कौन सा सॉफ्टवेयर है, जैसे आप कह रहे हो कि आपने एसक्यूएल पे काम किया था, तो वो हो गया, वो होना जरूरी है, ठीक है। आगे बच्चे इसके, ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस पे होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस क्या होता है कि हम, हमारे पास मल्टीपल लोकेशन है, एक तरह से जो डाटाबेस को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, एक जगह पर नहीं रखा उसको, क्या विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वो कहाँ पर, मल्टीपल लोकेशन। डिस्ट्रीब्यूट का मीनिंग यही है ना, कि दो अलग अलग, एक सेम चीज अलग अलग जगह पे यूज की जा रही है ना। जैसे काम को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, अब ये आधा काम तुम कर दो, आधा काम तुम कर दो, वो क्या है, हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस। अब उसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है,
DDMS, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो DBMS की हम बात करते थे उसका आगे एक डी और लगा दिया, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड, आगे वाला वही है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है ना। तो इसमें आप ऐसा कर सकते हो, या तो आप इसको सेंट्रल बना दो, ठीक है ना। ये मतलब अगर अगर हम ये डी हटा देंगे डिस्ट्रीब्यूटर वाला, तो वो क्या बन जाएगा, सेंटर। यानी कि आप एक लोकेशन से आपका सारा डाटाबेस हैंडल, एक होता है कि आपने डाटाबेस बना दिया, जैसे मान लो मैं कुछ कर रहा हूँ तो दिखा दूंगा। मान लो मेरा एक डाटाबेस यहाँ पर है, और एक डाटाबेस यहाँ पे है। तो मैं यहाँ से भी इसको हैंडल कर रहा हूँ, यहाँ से भी कुछ काम मेरा यहाँ हो रहा है, कुछ काम मेरा यहाँ। तो ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया। मान लो जैसे अपना कोई बैंक है, वो नॉर्थ है, तो मान लो SBI है, लेकिन उसने क्या किया, नॉर्थ रीजन के लिए डाटाबेस ये बना दिया, है ना, साउथ रीजन के लिए डाटाबेस ये बना दिया, जबकि है सेम ब्रांच। तो जब उनको एक्सेस की जरूरत होती है यहाँ का डाटा को, वो यहाँ से एक्सेस कर लेते हैं, यहाँ से जरूरत होती है तो यहाँ से डाटा एक्सेस कर लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि एक बर्डन को कम करने के लिए, क्योंकि जितना ज्यादा आपका डाटा केस बढ़ता जाएगा वो उतना ही कॉम्प्लेक्स होता जाएगा उसको हैंडल करना। कल को उसका आपको रिकवरी करनी पड़ सकती है बैकअप से, तो वो चीजें डिफिकल्ट हो जाती है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है ना। तो उसको आपको सेंट्रल मैनेजमेंट है, होता सेंट्रल मैनेजमेंट ये तब भी, बट उसको थोड़ा हैंडल करने के लिए पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो वो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस काम सेम करेगा, काम वो भी वही करेगा, यूजर्स उससे भी वैसे ही एक्सेस करेंगे, डाटा भी वहीं वैसे ही स्टोर होएगा, बट अब हमने क्या इसको डिवाइड कर लिया। तो इसमें क्या है, अगर हम फीचर्स की बात करें, वही है कलेक्शन ऑफ लॉजिकल रिलेटेड सेट डाटा है। इसमें क्या होता है, तो जैसे मैंने बताया ना कि डाटा को शेयर कर दे, तो आप यहाँ वाला डाटा यहाँ एक्सेस कर सकते हो, यहाँ वाला यहाँ, तो वो लॉजिकली एक्सेस है, शेयर डाटा होता है इसमें। एक एक DB है, एक DB2 है, एक DB1 है, तो इनमें जो डाटा होएगा वो होएगा तो शेयर की फॉर्म में, बट हमने इसको हैंडल करने के लिए अलग अलग बना दिया है, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हो कि डाटा को आपने पार्टीशन में डिवाइड कर लिया है, ये भी कह सकते हो। या फिर एक वर्ड होता है फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट डाटा को, फ्रेगमेंट क्या होता है, कुछ छोटा सा टुकड़ा, छोटे छोटे टुकड़ों में आपने इसको डिवाइड। तो हर एक साइट पर डाटा जो साइट है उसके कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि वो सेंट्रल नहीं है, ठीक है ना, ऐसे करके इसके पार्ट्स। अच्छा, इसके एडवांटेज हैं, एडवांटेज क्या है, आप शेयरिंग कर सकते हो इसमें, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि आपका जो डाटा है आप उसको किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो। दूसरा पॉइंट है फास्टर डाटा प्रोसेसिंग, डाटा फास्ट, आप डाटा, यानी कि हम जो डाटा है हमारा उसको ज्यादा फास्ट एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा सर्वर है उसके पास यूजर कम होंगे, तो जितने यूजर कम होंगे तो हमारे जो रिप्लाई करेगा सर्वर वो फास्ट करेगा। जैसे आपने देखो कई बार हम फॉर्म फिल करते हैं, तो जिस दिन उस साइट पर बहुत ज्यादा यूजर फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, उस साइट का रिस्पॉन्स बड़ा स्लो हो जाता है, होता है ना लास्ट डेट में जाके ऐसा, कि हम कोई फॉर्म फिल करते हैं या कहीं अप्लाई कर रहे हो, है ना, तो अपना तो कल्चर ही है लोगों का, ये लास्ट दिनों में अप्लाई करते हैं, तो वो साइट स्लो हो जाती है ना। क्यों, क्योंकि जो सर्वर है उसके पास रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा आती है, तो सर्वर रिस्पॉन्स करता है उस रिक्वेस्ट का, रिक्वेस्ट करने के लिए, रिस्पॉन्स करने के लिए उसको जितना ज्यादा टाइम लगेगा हमारे पास, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड वैसे ही स्लो हो जाएगी, ठीक है। यूजर फ्रेंडली को सपोर्ट करता है ये, यानी कि लोग आसानी से इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रोसेसर ये इंडिपेंडेंस होता है, कि इस पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती, जैसे हमने पहले बात की थी डाटा डिपेंडेंस वाली, है ना, वो होता है। रिलायबिलिटी को बढ़ा देता है, क्योंकि
उसमें ये हो जाता है ना कि चांसेस कम होते हैं कि सिस्टम शट डाउन होएगा या उसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, तो उसको इजीली हैंडल कर सकते हो आप। अब इसके डिसएडवांटेज भी हैं। पहला क्या है ये, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। इसमें क्या होता है कि अब हम जो एप्लीकेशन बनाते हैं या आप सॉफ्टवेयर को फॉलो करते हो, तो वो उसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए, आपको इस लेवल के हिसाब से डेवलप करना पड़ेगा, वो दूसरी वेबसाइट से शेयर किए डाटा को प्रॉपर एक्सेस कर पाए। ठीक है ना। ऐसा ना हो कि आप हमने जो एप्लीकेशन डेवलप कराई है वो दूसरे वाले शेयर डाटा को एक्सेस नहीं कर पाते। जैसे अपना ये होता है ना, मान लो आपके पास एंड्रॉइड फोन और एक आईफोन है, तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है ना, जैसे शेयर करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है, शेयर इट समथिंग कुछ होता है ना, जी है ना। तो वो दोनों एक दूसरे जी के साथ कंपेटिबल नहीं है ना, होता है ना प्रॉब्लम। जी तो अगर आपने एक से दूसरे पे डाटा ट्रांसफर करना है, तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मतलब ये इस टाइप की प्रॉब्लम आ सकती है अगर हम उसको प्रॉपर डेवलप ना कर पाए, हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम उसको उसी वे में डेवलप ना कर पाए। ठीक है ना। दूसरी बात आ जाती है सिक्योरिटी की, क्योंकि हमारा डाटा सिक्योर नहीं होएगा जब उसको हम शेयर कर देते हैं ना। कोई भी डाटा जब शेयर्ड हो जाता है तो सिक्योर नहीं माना जाता, क्योंकि वो थ्रू एक कम्युनिकेशन चैनल ट्रांसफर होता रहता है हमेशा, कभी यहाँ से वहां से यहाँ। तो उसको कभी भी हैक किया जा सकता है, उसको कभी भी कोई बाहर का पर्सन एक्सेस कर सकता है, क्योंकि आपका सर्वर ही शेयर है। ठीक है ना। जी तो जो चीज शेयर होती है ना, जो भी हमारा कंपोनेंट्स, चाहे वो प्रिंटर है या सॉफ्टवेयर है, उसको हैक करना इजी होता है दूसरे के कंपैरिजन में। इसमें फिर उस लेवल तक हम स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करते जो हम इसमें करते हैं सेंट्रल मैनेजमेंट डीबीएमएस में। ठीक है ना। ये उस लेवल तक के, यानी कि देखो क्या होता है कि उसमें छोटा सा एग्जांपल है, कम्युनिकेशन चैनल, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होते हैं। उनका क्या काम है, जब हमारा डाटा ट्रांसफर होता है तो हमने कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो हम उस लेवल के अगर एक्सटेंडेड टाइप के फॉर्मेट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो जो सिक्योरिटी है वो ब्रेक इजिली हो जाती है। इसमें ये भी प्रॉब्लम आती है कि हम उन चीजों को हर एक को फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है ना। दूसरा इसमें कॉम्प्लेक्स डाटाबेस डिजाइन। अब डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस बनाना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है एक सेंट्रल की बजाय डिजाइन करना, क्योंकि उसमें आपने इंटरनल यूजर को तो एक्सेस देनी ही देनी है, एक्सटर्नल को भी एक्सेस देनी है। तो दोनों वे में आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से हम और किस लेवल तक डाटा को फ्रेगमेंट बनाए। ठीक है ना। कि फिर देखो आपको डिवाइड करना पड़ेगा ना। मतलब एसबीआई के यूजर हैं तो सारे एसबीआई के, फिर वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा नॉर्थ रीजन के कौन से हैं, साउथ रीजन के कौन से हैं, उनका डाटा फ्रेगमेंट ब्रेक करना पड़ेगा आपको, उनका रिकॉर्ड, है ना। तो वो सारा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। साथ में कॉस्ट पड़ती है आपको, आपको हर जगह पे डाटाबेस डिजाइन करना पड़ेगा, डाटाबेस परचेज करना पड़ेगा, उसको लाइसेंस बेस पे होते हैं। ठीक है ना। एक तो एक आपके पास एक है, एक आप इंडिया में 20 यूज कर रहे हो, तो कहाँ आपको एक के लिए पे करना है, कहाँ आपको 20 के लिए पे करना है। ठीक है ना। जी टेक्निकल प्रॉब्लम भी आ सकती है कि आपने लोगों को बताना पड़ेगा भाई कैसे आप वहां से डाटा एक्सेस करोगे, है ना। एक तरह से ट्रेनिंग पोस्ट कह सकते हो आप। या फिर बैकअप आपको अलग अलग जगह पर लेने पड़ रहे हैं, रिकवरी आपको अलग अलग जगह से लेनी पड़ रही है, तो वो भी कॉस्ट में आ जाती है। ठीक है ना। स्टोरेज रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि आप हर जगह पर उसका कोई स्टोरेज डिवाइस यूज करोगे। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम भी है और कुछ बात सही भी है, दोनों वे में है ये।
चलो ठीक है बच्चे, फिर है कुछ है आपके पास? क्या है सर? बुक है अभी? बुक नहीं नहीं, बुक नहीं है सर अभी। तो बुक यहाँ मैं देखता हूँ, अगर कोई पुरानी पड़ी हो तो ले जाइए यार, बुक से पढ़ो ठीक है ना, सर। फिर ऐसे तो होगा नहीं, जी। है ना? वो फॉर्म जरूर फिल कर दियो। ठीक है सर, उसके ना स्टार्टिंग में एक वो भी मांगते हैं, क्या? रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर तो आपका ही होगा मुझे लगता है, बस आप रजिस्टर करो वहाँ सर पे। वो वही वही पूछने वाला था कि जो बीवॉक का है वही पीजीडीसी में भी चलेगा नहीं नहीं नहीं, या वो इसका अलग सिंपल, होगा? आप उसके बेस पे तो रजिस्ट्रेशन होएगी आपकी। ठीक है। हाँ, उसमें आप एक न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन होगा ना। नहीं सर, वो पूछ रहे हैं कि आपको पहले पीयू मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी ने अलॉट की हुई है तो फिल कर दीजिए। अच्छा, फिर आप अपना रोल नंबर यूज करके देखो। रोल नंबर नहीं सर, वो दूसरा मांग रहे हैं, रजिस्ट्रेशन वो नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, हाँ, पीपीएन नंबर कुछ होता है जो, पीपीयूएन। जी। हाँ, वो कर लो एक बार, हाँ उससे हो जाएगा, ठीक है। वो शायद ठीक है आपका सर। फिर पासवर्ड भी जनरेट करना पड़ेगा उसमें, लॉगिन तभी होएगा। ठीक है सर। देख लो एक बार, नहीं फिर कॉल कर लेना है। ठीक है सर, चलिए मैं एक बार फिल करके देखता हूँ। ठीक है, अच्छा। ओके, थैंक यू सर। ओके।